Hello student, in this video I am going to discuss Anglo-Mysore Wars. I want to tell you that there were 4 Anglo-Mysore Wars and 4 प्रथम जो फर्स्ट को छोड़ करके जो फर्स्ट एंग्लो वार है उसको छोड़ करके और जो 3 और वार्स हुए हैं फर्स्ट को छोड़ करके 3 जो और वार्स हुए हैं उसमें ब्रिटिश जीते हैं और लास्ट में जा कर के ओडियार डायनेस्टी का जो एक बहुत इमेच्योर एडल्ट एक इमेच्योर जो उनका राजकुमार प्रिंस रहा उसको वो लोग क्या बना देते हैं, राजा अपना पपट बना देते हैं राष्ट्र में लास्ट में जब 4th एंग्लो मैसूर वार 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ होती है उसके बाद। और देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब लड़ा गया, 1767 से लेकर के 1769 में, ओके, जिसमें हैदर अली ने टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश पावर्स को क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफीट किया और एक ट्रीटी ऑफ मद्रास पे साइन की गई। मद्रास में ब्रिटिश और इनके बीच में एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में ऐसी बात की गई कि भाई जो कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर अगर अटैक करेगी तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, चीज़ें चलती रहीं बट टाइम कम्स हियर 1780 to 1784, ओके। इसमें क्या होता है कि बगल में आप देखोगे कि बगल में मराठा पावर थे, तो मराठा लोग क्या करते हैं, मैसूर पे अटैक कर देते हैं। तो चूंकि अकॉर्डिंग द ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिश promised that if any external power will attack on Mysore then we will help each other combinedly. But when in near about 80 Marathas attacked Mysore but the British did not help them. तो ये लेड किया फिर से एक वार, ओके। और हैदर अली इसी में 82 में, इसी के बीच में 82 में हैदर अली का डेथ हो जाता है, लेकिन उसका बेटा टीपू सुल्तान इसको कंटिन्यू करता है इस वार को। और 1784 में टीपू सुल्तान हार जाता है और मैंगलोर की ट्रीटी होती है और मामला सब कुछ सिलट जाता है। फिर ये चीज़ें आगे उभर करके आती हैं 1790 to 1792 में, 1790 to 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ओके। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है कि टीपू सुल्तान अटेम्प्ट करता है, क्योंकि वहीं से सब कुछ ट्रेड होता था उन लोग का मालाबार कोस्ट से, जो कि ब्रिटिश के जो भी स्पाइस थे, मसालों की जो ट्रेडिंग होती थी उसको रोकना चाहता था, क्योंकि वार्स में उन्होंने इसके पहले डिफीट हुआ था सेकंड में। तो थर्ड में वो रोकना चाहता है कि ये जो ट्रेड्स हैं ब्रिटिश का ये नहीं होना चाहिए, और इसके नाते ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है। और श्रीरंगपत्तनम में इनकी ट्रीटी होती है, ठीक है, ट्रीटी होती है और चीजें, क्योंकि इस समय ब्रिटिश को निजाम, हैदराबाद का निजाम ऊपर थोड़ा सा है, मध्य प्रदेश का एरिया हैदराबाद का, उनको भी सपोर्ट मिलता है, टीपू सुल्तान हार जाता है। और 4th समय में कंडीशन कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट्स, कि उनकी जो कैपिटल थी मैसूर की, श्रीरंगपत्तनम, और श्रीरंगपत्तनम भी कभी कभी लिखा रहता है, तो श्रीरंगपत्तनम को बचाते बचाते क्या होता है, टीपू सुल्तान की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से 4 एंग्लो मैसूर वार, मैसूर से वार करके ब्रिटिश मैसूर को भी क्या करते हैं अपना, और वहाँ पर ओडियार डायनेस्टी उसके पहले थी, तो ओडियार डायनेस्टी को रिस्टोर करते हैं और रिस्टोर करके फिर से वहाँ पर एक अपना पपेट प्रिंस को क्या करते हैं, बैठा देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एंग्लो मराठा वार कैसे हुए सब, ओके। मराठा वार्स में हम देखेंगे कि 3 मराठा वार्स हुए हैं, ठीक है। ब्रिटिश से मराठास से 3 वार्स हुए हैं। क्या होता है कि 1761 में जब पानीपत में डिफीट होती है तो मराठा बिकेम वीक और देयर इमर्ज्ड डिफरेंट सीट ऑफ मराठाज पावर अंडर डिफरेंट डायनेस्टी सच एज गायकवाड़, होलकर्स, भोंसलेस एंड सिंधियाज। यू कैन सी इन टेक्स्ट बुक देयर वर हेल्ड टुगेदर इनटू कॉन्फेडरेंसी अंडर द पेशवा प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर कहते थे या प्राइम मिनिस्टर कहते थे,
based in Pune. After 1770, the power struggle among the Maratha chief intensified. Or taking advantage of their disunity, British interfered in their internal affair. Or this led 3 Anglo-Maratha war. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ 1775 से 1782 तक ले। उसी समय ब्रिटिश, जो कि इसी समय मराठाज मैसूर पे अटैक भी किए थे, तो इसी समय ब्रिटिश मैसूर से भी लड़ रहे थे, हैदर अली से। हैदर अली इसी में 82 में मर जाता है, ठीक है, हैदर अली। फिर टीपू सुल्तान कैरी करता है। तो 1775 से 82 तक ले 7 ईयर तक ले लगभग मराठाओं से वार, कंटिन्यू वार चला। ओके, कंटिन्यू वार चला। इसमें 2 चीज़ें थी। एक क्लैश इन्वॉल्व था माधवराव सेकेंड, सपोर्टेड बाय मराठा चीफ अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना पैदनिस एंड रघुनाथ राव, सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। ये दोनों लोगों के बीच में ये वार इन दोनों के सपोर्टेड में था। और बाद में क्या होता है, ब्रिटिश तो हार जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश तब भी अहमदाबाद एंड ग्वालियर को कैप्चर कर देते हैं। और पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ट्रीटी ऑफ सालाबाई होती है। ट्रीटी ऑफ सालाबाई में क्या होता है कि पीस इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, शांति व्यवस्था स्थापित की जाती है, वार को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये होता है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार in 1833 to 1805 happened because the British under Lord Wellesley tried to impose subsidiary alliance on Sindhyas and Bhonsals. They resisted and declared war on the British. They were eventually defeated and had accepted the subsidiary alliance. Subsidiary alliance के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें ये था कि वो मिलिट्री पावर्स अपनी देते थे और ये कहते थे कि आप मिलिट्री पावर्स को हमारी रखोगे और आपको जो भी, और अपना रेजिडेंट वो सेटअप करते थे उनके यहाँ राज दरबार में। अपना रेजिडेंट, एक उनका कर्मचारी रहता था, रेजिडेंट जिसको कहते थे, वो इंटरनल अफेयर को भी देखता था। उन्हें अगर कोई एक्सटर्नल अफेयर्स करना है तो वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। तो दिस वाज द मेथड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी, वन वे ऑफ मेथड। और इस तरीके से क्या होता है कि यह वार सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 तक ले होता है, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि मैसूर हैदर अली जो था वो फ्रांसीसी पावर्स का सपोर्ट भी पा रहा था। बट चूंकि जब एंग्लो मैसूर वार हो रहे थे इसी समय, तो इसी में फ्रांस में बड़ी उथल पथल हो रही थी। तो फ्रांस उतना वो नहीं था, फ्रांस बहुत बेकार, मतलब कमज़ोर हो चुका था, परेशान हो चुका था। वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 चल रहा था। तो पीरियड एक उथल पुथल का पीरियड, लुई 16 उस समय किंग रहता वहाँ पे। तो चीज़ें बड़ी तहलके मचाई हुई थी। तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पर भारत में भी फ्रांसीसी पावर कमज़ोर मिलती है और ब्रिटिश अपना पावर बना लेते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 to 1819। इस समय क्या होता है कि पेशवा बाजी राव सेकंड ट्राइड टू यूनाइट मराठा चीफ। मराठा के जितने भी चीफ थे उनको पेशवा बाजी राव सेकंड यूनाइट करके और ब्रिटिश के अगेंस्ट वार करने का प्लान बना लेते हैं 17 तक ले। ब्रिटिश को जब पता चलता है तो उनको लगता है कि तो बहुत बड़ी बदमाशी कर रहे हैं पेशवा जी, जिनका हमने सपोर्ट किया था, जिनका हमने मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। और बाजीराव सेकंड was deposed and pensioned of the Bithur near Kanpur. All his kingdom as well as territory other Marathas chief। कुल मिला करके थर्ड मराठा वार में सब हार गए और सब्सिडियरी अलायंस के अगेंस्ट उनके कई वो टेरिटरी को क्या कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। अब एक इसमें टर्म यूज किया जा रहा है। इन तीनों वार्स के आप डेट और नेम याद रखोगे। अब चूंकि बेटा we have limited time, so I can't explain all Mysore. Suppose the first Mysore war, the cause of first Mysore war, cause of second Anglo-Mysore war, cause of say third, fourth Anglo-Mysore war and Marathas war, and their causes and their process, that how they defeated and who helped them, and how British conquered these territories and what happened after that wars. I can't explain in only a little video,
because this will take more time. So for your understanding, you have to give more effort, and you have to know only the dates of wars, that when they happened and between whom, and then you have to try to understand from net about these wars. Okay student, I hope you are understanding. Subsidiary alliance, इसमें क्या होता था कि इसमें ब्रिटिश क्या करती थी कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए रूलर्स को सपोर्ट देते थे, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट। और मिलिट्री सपोर्ट ऐसा देते थे कि अगर मिलिट्री का पेमेंट भी आपको करना रहता था, अगर मिलिट्री को आप पे नहीं कर पाए, अगर हम मिलिट्री को पे नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आपको तो वो आपकी उसी के अकॉर्डिंग पेनाल्टी में टेरिटरी को ले लिया जाएगा। And except the British officer called the resident who would be stationed in the rulers court। एक मैंने भी बताया ना कि रेजिडेंट होते थे जो रूलर्स के वहाँ कोर्ट में रहेंगे और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखो क्या होता था, निजाम ऑफ हैदराबाद का जो निज़ाम था, इसने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू 1798 में क्या किया, 1798 में हैदराबाद ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने इसरो को इंट्रोड्यूस किया था। नवाब अवध भी एक्सेप्ट किए, पेशवा बाजीराव सेकंड साइन किए सब्सिडियरी अलायंस 1802 में, और मेनी राजपूताना चीफ जो थे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और इसको इन्होंने पा करके क्या किया, अपनी पावर्स को क्या कंट्रोल किया। अब इसी तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल उनको मिलता गया। ओके, थोड़ा सा और हम देख सकते हैं कि रैपिड ब्रिटिश एक्सपेंशन 1805 टू 1848 में हम क्या कंडीशन मिलती है, ठीक है। 1805 टू 1848 तक ले, सॉरी, इसमें हम देखेंगे 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए गए हैं। देखो फर्स्ट जो है क्लेमिंग पैरामाउंटसी। ओके, पैरामाउंटसी में हम देखेंगे ये लॉर्ड हेस्टिंग 1813 टू 1823 जो गवर्नर जनरल था, उसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये बताने का प्रयास किया जाता था कि जो ब्रिटिश पावर पैरामाउंटसी किसी रूलर्स के ऊपर ब्रिटिश अपनी ताकत को थोप करके क्या करते थे, उसको एनेक्स कर देते। जिसमें आप देखोगे अफगानिस्तान और सिंध में 1830 के समय लगभग अफगानिस्तान को, क्योंकि उस समय रसिया एक पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज हो रहा था, मतलब आगे बढ़ने की संभावना थी कि भारत पे अटैक करके भारत के एरिया को कब्जा कर लेगा। तो ब्रिटिश के समय की क्या थी कि अफगानिस्तान को अगर हम कब्जा कर लें तो काम हमारा हो सकता है। तो उन्होंने अफगानिस्तान को वो जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ उन्हें मिल नहीं पाया। तो सिंध का पूरा एरिया जो आज का सिंधु इंडस रिवर का एरिया है, पाकिस्तान का अपर मोस्ट, पंजाब के ऊपर का, उस एरिया को उन्होंने क्या किया, एनेक्स्ड कर दिया लगभग 1843 तक ले, ठीक है। पंजाब में देखोगे, पंजाब फ्लोरिस्ड अंडर महाराजा रंजीत सिंह एंड ही केप्ट फ्री अवे फ्रॉम ब्रिटिश पावर। बट उनका जब डेथ हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह का, तो फिर बाद में ब्रिटिश भी क्या करते हैं, इसको लगभग एंग्लो सिख वार्स डिफरेंट होते हैं, इसका डिस्कशन नहीं किया गया है। एंग्लो सिख वार जो कि 1845 से लेकर के 1849 के बीच में होते हैं, और पंजाब को भी ये लोग अपने पावर में ले लेते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज किया जाता है सब्सिडियरी अलायंस, तो आप लोगों ने जान ही चुके हैं, क्लेमिंग पैरामाउंटसी जान चुके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। according to this policy, doctrine of lapse, if any king have not their natural male heirs,
यानी उनके पास अगर उनका खुद का कोई अगला उत्तराधिकारी नहीं है। तो ब्रिटिश ये लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 1748 से लेकर के 1756 तक ले लॉर्ड गवर्नर जनरल था भारत का। तो उसके अकॉर्डिंग उसने ये कहा कि भाई अगर किसी भी किंग के पास अगर उनका खुद का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो ब्रिटिश उसको ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें आप कुछ लिस्ट को आप दिमाग में रख लीजिएगा अपने दिमाग में। सबसे पहले सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग क्या की गई थी, लैप्स हुई थी। ठीक है, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में और अल्टीमेटली 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का एक बहुत एक्सपेंशन में, जो ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, इसको आप समझोगे कि भाई किसी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहोगे बेटा कि तो, या किसी के पास अगर मतलब उनका खुद का लड़का नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको ले लेगी। ठीक है, अवध यानी हमारा लखनऊ और फैजाबाद का पूरा एरिया है, इसको मिस गवर्नेंस के नाते इसको ब्रिटिश ने क्या किया कि आपका गवर्नेंस जो है मिस गवर्नेंस है, हम आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं और इसको हम रूल करेंगे। और बाद में इसके अवध के बारे में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। एक और एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट्स, जिसमें सिक्किम का एरिया ज़्यादातर ब्रिटिश ने अपना एक ऑक्युपाई किया डिफरेंट पॉलिसीज से। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने भी अपना क्या किया, वो कर लिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इस तरीके से ब्रिटिश हाउ दे ग्रेजुअली कॉन्क्यूर्ड ब्रिटिश टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज, and gradually they understood that how they are the rulers of our country quarreling between among them, and first they conquered Mysore and then Maratha. Okay, and different policies, their different policies led them to control over territory of our country. Okay, अब इसमें हमें समझ, अब इसमें आपको ये एक डाउट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट वार्स को, उनके वार्स के डेट्स को याद में रखो और टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। थैंक यू।